स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लेकर के अपनी चर्चा जो थी अपनी प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रारंभ की थी, जिसमें अपन ने ये समझने का प्रयास किया था उस क्लास के अंदर कि जो राष्ट्रवाद के उदय के जो मुख्य कारण हैं उनकी जो अपन चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले अपन इस चीज को देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय से पहले की पृष्ठभूमि क्या रही थी। और उस समय जब अपन उस अतीत का अध्ययन करते हैं तो अपन पाते हैं कि 1600 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों के द्वारा, जिसको 31 दिसंबर 1600 को भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो वहां की महारानी के द्वारा उनको प्रदान किया गया था। और प्रारंभ में वो कंपनी जो थी भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। उसका उस समय की जो प्रतियोगिताएं थी उस समय, तो वहां उसको डच थी, पुर्तगाली थी, फ्रेंच थी, उन कंपनियों के साथ उसे कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। लेकिन अंत में सारी कंपनियां जो थी वो हार चुकी थी और भारत पे एक छत्र जो राज जो था व्यापारिक में वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे भारत की परिस्थितियों का लाभ उठाते, यानी कि भारत की जो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको अंग्रेजों ने भली भांति करीब से देखा और उसको समझा, और उस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्होंने भारत की राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। और आप जब अतीत के इतिहास में जब आप देखते हो, पढ़ते हो थी घटनाओं को, तो देखते हो कि भारत के अंदर जब अपन देखते हैं तो शासन व्यवस्था के स्वरूप को, तो वहां छोटे छोटे जो शासक थे उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र पे शासन कार्य जो था वो किया जाता था। तो वहां पे जो राजनीतिक एकता की अपन जो चर्चा करते हैं उसकी स्थापना अपने को वहां पे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लोग जो थे वो अपने क्षेत्र विशेष के प्रति यूं कहें कि उनके प्रति उनका लगाव था। एक राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार अंग्रेजों ने जब भारत को एक केंद्रीय व्यवस्था में लाने का जो प्रयास किया था, उसके बाद पहली बार इस प्रकार की परिस्थितियां जो थी वो दिखाई देती है कि भारत में राजनीतिक एकता का जो सूत्रपात था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसके द्वारा प्रदान किया गया। तो उस क्लास के अंदर अपन ने इन चीजों पे चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण थे उन पे अपन ने चर्चा की थी। उदय के कारणों में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए थे, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, कि ज्यादा पॉइंट्स एक साथ लेकर के मैं नहीं चला, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। आपके पास जो भी आपकी नोटबुक है उसमें आप उसका अध्ययन करें और उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करें, ताकि ये चीजें ऐसी है कि आप एक बार इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में पढ़ी हुई चीजें हैं वो समझ में आ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जो होती हैं उनके लिए आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें, अपनी जो किताब है आपकी उसके साथ साथ आप उसमें नोट्स जो है वो साथ साथ तैयार करते रहे, क्योंकि मैंने कहा था कि एग्जाम के अंदर राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के सवाल पूछा जाता है। आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक स्वरूप है, यानी मैंने आपको इसकी स्थापना के संदर्भ में इसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि थी उसकी चर्चा अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी। अंग्रेजों ने अपने एक सेफ्टी कवच के रूप में इसको स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी शक्ति जो थी वो निरंतर बढ़ती गई। तो इस प्रकार ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन उभरा, क्योंकि इससे पहले भी पूर्ववर्ती संगठन जो थे उनकी भी अपने चर्चा की थी, लेकिन वो जो पूर्ववर्ती जो संगठन थे, राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने इतनी समृद्धि या इतनी प्रतिष्ठा हासिल नहीं, यानी बहुत बड़े भूभाग पे, बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने अपनी सक्रियता जो थी वो दर्ज नहीं करवा पाए थे। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस प्रकार की संस्था का अभाव था। और ये जो पहली बार इस संस्था का निर्माण करने की का जो विचार जो था वो ब्रिटेन का जो अंग्रेज जो था अवकाश प्राप्त अधिकारी ह्यूम जो जन्मदाता माना जाता है, उसके मस्तिष्क में ये विचार आया, क्योंकि उसने 1857 की क्रांति को बहुत ही करीब से देखा था। और उसने ये भी देखा कि तो लॉर्ड लिटन की जो दमनकारी नीति, जिसमें आपने देखा कि लोगों के अंदर असंतोष की जो भावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी, जिसमें आपने देखा था, मैंने बताया भी था कि उसमें एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था, उसके कारण भी था। एक दिल्ली दरबार का जो आयोजन था वो भी इसमें मुख्य भूमिका थी, क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय अकाल पड़ा हुआ था। एक शस्त्र अधिनियम था
तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों में असंतोष पैदा करने वाले जो कानून थे वो उस समय लेकर के आया था, जिससे भारतीयों में असंतोष जो था वो अपनी चरम सीमा पे जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस असंतोष को रोकने के लिए एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो सरकार और जनता के बीच एक मध्यस्थता का कार्य कर सके। तो यहां उसको सेफ्टी वॉल्व के रूप में उन्होंने इस प्रारूप को जो था उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन उनके समक्ष इसको रखा था। तो यहां अपन ये प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन इसके प्रारंभिक स्वरूप को देखते हैं कि यहां जब अपन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना की अपन चर्चा करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका प्रारंभिक जो प्रथम अधिवेशन जो था, प्रथम अधिवेशन जो था मैंने आपको बताया था ये कहां होने वाला था, पूना में होने वाला था। लेकिन ये पूना में नहीं हो पाया। कारण क्या था, पूना में उस समय क्या फैल गया था, हैजा फैल गया था, जिसके कारण ये पूना में नहीं हो पाया था। उसको बाद में बॉम्बे में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय का जो भवन था वहां पे इसका आयोजन किया गया था और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 72 प्रतिनिधियों ने उस समय उस अधिवेशन में भाग लिया था और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष जो थे इसकी भी अपने चर्चा कर चुके हैं। अध्यक्ष थे गोमेश चंद्र बैनर्जी और मैंने इसके प्रारंभिक जो 4 अध्यक्ष थे, गोमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, इनकी मैंने चर्चा आपसे की थी और मैंने बताया था कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो जाति, धर्म, वंश के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं था, संपूर्ण जन समुदाय को एक साथ लेकर चलने का था। और यहाँ इसकी वही एकता जो है, वो यूनिटी जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है कि उस समय ये भारतीय ईसाई थे और उसके बाद दादा भाई नौरोजी फारसी थे और उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे और जॉर्ज यूल जो बने थे वो अंग्रेज थे। तो कहीं ना कहीं हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर जो था कांग्रेस के अंदर मिल रहा था। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहला ऐसा संगठन था जहां जनता अपनी बात जो है वो रख सकती है। आज इसके प्रारंभिक स्वरूप का अपन देखने का प्रयास करेंगे कि जब अपन कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप को देखते हैं, यानी कि 1885 से लेकर के अपन यहां मान के चल रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 तक, इस काल को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। 1885 से लेकर के 1947 तक का जो काल है, कांग्रेस का जो इतिहास है, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसकी भी अपने चर्चा की थी कि जब अपन कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो अपन ने देखा था उदारवादी विचारधारा थी, उसके बाद उग्रवादी विचारधाराएं थी, यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी, और उसके बाद गांधी जी का जब आगमन होता है तो उस काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन अपनी जो चर्चा है इसकी वो इसी पे करेंगे कि कांग्रेस का जो प्रारंभिक स्वरूप जो है उसको अपन किस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक चार्ट बना लीजिए। कांग्रेस के प्रारंभिक जो स्वरूप है, कांग्रेस का जो इतिहास है, मैं लिख देता हूं। इसका इतिहास है कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
अब इसके तीन भाग कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं, जब तक अपन इनके टुकड़े नहीं करेंगे वो चीजें अपन उतनी विस्तार पूर्वक नहीं समझ सकते। तो यहाँ अपन समझने के लिए इसको तीन भागों में विभाजित करते हैं, कांग्रेस के संपूर्ण इतिहास को, यानी कि 1885 में उसकी स्थापना से लेकर के आजादी तक का जो काल है, उस काल के अंदर कांग्रेस में किस प्रकार के उतार चढ़ाव विचारधारा के आधार पे जो देखने को मिलते हैं उनको अपन तीन भागों में रखते हैं। तो पहला जो है कांग्रेस का जो प्रारंभिक इतिहास की अपन चर्चा करते हैं तीन भागों में, जब अपन इसको बांटते हैं, पहला आता है उदारवादी, या इसको बोलते हैं नरम दल, नरम दल की, यानी कि उदारवादी। अभी उदारवादी किस प्रकार से थे उसकी अपन चर्चा करेंगे, उदारवादी या नरम दल युग। और इसका जो काल जो आता है वो 1885 से लेकर के, और बेसिकली अपन 1905 तक देखते हैं। बंगाल का जब तक विभाजन होता है वहां तक के समय जो है वहां तक देखते हैं, क्योंकि इसका स्पष्ट विभाजन जो है अगर चलकर चर्चा करेंगे, सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस पूर्णतः दो भागों में विभाजित हो चुकी थी, लेकिन यहां तक उदारवादी काल था। यहां से उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे उनका जो प्रभाव था वो कांग्रेस में दिखाई देने लगा था, जिसमें आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। तो यहाँ इन जो नवयुवक जो थे उनकी विचारधारा का प्रभाव जो था वो कांग्रेस में दिखाई देने लगा था। तो ऐसी स्थिति में ये जो काल है इसको उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है उसको उदारवादी, और इसको यहां पे देखेंगे उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी या गरम दल युग। उग्रवादी विचारधारा ये उदारवादी विचारधारा थी, और यहां इसका काल जो है वो 1906 से लेकर के 1919 तक का है। हालांकि 1915 में उदारवादी और उग्रवादी जो विचारधारा के लोग थे उनमें समझौता हो गया था, लेकिन यहां मैंने 19 तक जो लिखा है उसकी चर्चा करेंगे गांधी जी की सक्रिय राजनीति में भागीदारी से लेकर के। और यहां जब अपन तीसरे चरण की चर्चा करते हैं तो वो आता है साहब गांधी युग। और गांधी युग की चर्चा अपन करते हैं तो 1919 से लेकर के 1947 तक। अब मैंने 1919 इसलिए लिखा है कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत स्तर के पर बात करें तो पहला जो उनका मूवमेंट था वो 1919 असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो यहां से प्रारंभ होती है गांधी जी की, और 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसकी रूपरेखा जो थी 1919 में तैयार हो गई थी। तो इस प्रकार गांधी जी का सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पे असहयोग आंदोलन से प्रारंभ होती है, जबकि गांधी जी का भारत में आगमन जो था वो 1915 में हो चुका था। वहां पे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये भी आपने देखा था। और उसके बाद उन्होंने चंपारण है, खेड़ा सत्याग्रह है, इसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन था उसमें है, वहां पे उन्होंने छोटे स्तर पे अपनी भूमिका जो थी वो वहां पे उन्होंने दर्शाई थी, और धीरे धीरे गांधी जी का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा था। बड़े स्तर की चर्चा की जाए तो बड़े स्तर पे असहयोग आंदोलन, यानी कि अपन गांधी युग की अपन चर्चा करेंगे तो इस पे आप गांधी जी के जो 3 बड़े मूवमेंट जो हैं उनको आप यहां देखेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और
अंतिम आंदोलन जो था उनका वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो गांधी युग में अपन जो चर्चाएं करते हैं उनमें हालांकि यहाँ पे जो घटनाएं आएंगी, जो छोटी घटनाएं रहेंगी, जलियांवाला बाग है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। या ऐसे आंदोलन उसी के आधार को देखते हुए प्रारंभ किया था, खिलाफत आंदोलन था, चोरी चोरा कांड था, या साइमन कमीशन था। तो ये सारे के सारे इसी मूवमेंट के साथ आ जाएंगे। फिर दांडी मार्च था, फिर सविनय के आंदोलन था, फिर गोलमेज सम्मेलन थे, फिर पुणे सविनय के आंदोलन प्रारंभ किया गया था, फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना के अंदर एक समझौता हुआ था। और उसके बाद जो अंत में आता है यहाँ पे, इससे पहले गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 में वो प्रारंभ किया था। और उसके बाद अंतिम जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। तो कहने का मतलब है कि जब अपन अपना अध्ययन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अपन अपना अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से उस अध्ययन में हमारी जो सार्थकता है वो सिद्ध होती है कि अपन जब अपना अध्ययन करें तो इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ करके करें तो निश्चित तौर से अपन हर एक कड़ी को आसानी के साथ समझ सकते हैं। और एक दबाव लेकर के अध्ययन किया जाए कि मेरे को राष्ट्रीय मूवमेंट जो था, राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो मुझे पढ़ना है, तो निश्चित तौर से आप उसमें इतनी पारंगतता हासिल नहीं कर सकते जितनी पारंगतता आप इस प्रकार से तोड़ करके पढ़ोगे। क्योंकि अब आपको पता चल गया 1885 से 1905 तक का काल जो रहा है वो कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा वाले लोगों का काल रहा। अर्थात उदारवादी विचारधारा, इसमें किस प्रकार के लोग थे। अब यहां जो उदारवादी विचारधारा या नरम दल यानी सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है, बिल्कुल दूसरे के प्रति किसी प्रकार का गर्म मिजाज नहीं, बिल्कुल ही आप शालीनता के साथ, यानी दोनों का जो उद्देश्य जो है, चाहे उदारवादी हो या चाहे उग्रवादी हो, स्वशासन की स्थापना करना है। स्वशासन की जो स्थापना है दोनों का ही एक ही उद्देश्य है, स्वशासन की स्थापना करना। अब उस स्वशासन की स्थापना करने के लिए यहां अपन रख सकते हैं साधनों को कि आप किस प्रकार के साधन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। साधनों की पवित्रता की अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो ब्रिटिश जो शासन जो था वो भारतीयों के लिए अनुकूल मानते थे। अर्थात ये मानते थे कि भारतीय जन समुदाय अभी इतना पारंगत नहीं है, इतना शिक्षित नहीं है कि वो अपने स्वयं का शासन का संचालन कर सकता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि ये अंग्रेजों के छत्र छाया में प्रतिनिधित्वात्मक संस्थात्मक शासन स्थापना की व्यवस्था करना चाहते थे, उसकी मांग करना चाहते थे। डोमिनियन स्टेट जिसको हम कहते हैं उसकी मांग जो थी वो यहाँ ये कर रहे थे। तो इस प्रकार जो अपन इन चीजों को देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा के लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, अर्थात अंग्रेजी शासन को भारतीयों के हितकर मानते थे, अर्थात भारतीय हित में है। अंग्रेजों की छत्र छाया में भारतीय जो है वो राजनीतिक जो अधिकार है वो मांग कर रहे थे। राजनीतिक अधिकारों की अगर बात करें तो उदारवादी विचारधारा के लोग प्रार्थना पत्र है, शिष्टमंडलों के माध्यम से है, इस प्रकार की चीजें जो है उनके आधार पे वो थे ब्रिटिश सरकार से अपने राजनीतिक अधिकारों की मांगे कर रहे थे। तो ये हो गई उदारवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा की अगर बात करें तो ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो नाम ये दिया गया कि बंगाल के अंदर सुशासन की स्थापना करने के लिए, अर्थात एक अच्छे शासन की स्थापना करने के लिए बंगाल के टुकड़े किए जा रहे हैं। जबकि अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, उसके आधार पर, क्योंकि बंगाल जो था राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनता जा रहा था, ऐसी स्थिति में उसको तोड़ना ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने हित में मान रही थी। इसलिए बंगाल का विभाजन किया और बंगाल का जैसे ही विभाजन हुआ तो वहां पे उग्र आंदोलन जो थे वो प्रारंभ हो गया था। और यहीं से जो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो ब्रिटिश सरकार को भारत के बिल्कुल विरुद्ध मानते थे, उसको भारत से निकालना चाहते थे, वो बहिष्कार है, सभाएं हैं, भारतीय शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना में बल दिया। विदेशी सामान, विदेशी संस्थाओं का उन्होंने बहिष्कार किया। तो ये इनके उपाय थे। उदारवादी और उग्रवादियों की जब अपन चर्चा करते हैं तो उग्रवादी विचारधारा के लोग जो थे उनकी कार्यशैली उदारवादियों से बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उग्रवादी उदारवादियों की जो अंग्रेजों के प्रति जो मांग करने की शैली थी उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति के रूप में देखते थे।
ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति वाला कार्य नहीं होगा। यहां आपको डट करके मुकाबला करना होगा, तब जाकर के आप सुशासन, जो सुशासन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे चरण में जैसे गांधी जी का प्रवेश होता है, गांधी जी प्रारंभ में अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में प्रवेश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनसे दुखी होकर के और वो अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों का विरोध जो है वो प्रारंभ करते हैं। और ये जो विरोध जो है वो असहयोग आंदोलन से प्रारंभ होता है और भारत छोड़ो आंदोलन तक चलता है। उसके बाद भारत में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें भारत का संविधान बनाया गया था, 1947 में भारत जो था वो 2 स्टेट में जो डिवाइड हुआ था। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो अलग स्टेट की मांग थी, तो 1906 के अंदर जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग ने आगे चल करके धीरे धीरे एक अलग ही देश की मांग जो थी वो कर डाली थी। तो कहीं ना कहीं आप जब इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आप निश्चित तौर से देखोगे किस प्रकार से हर चीज जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ से निकल करके बाहर आती है। तो आज की इस क्लास में केवल इतना ही कि अपन जब यहाँ अपन अध्ययन करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ 1919 लिखा है, ये 1920 कर लीजिए, क्योंकि गांधी जी का युग जो है वो असहयोग आंदोलन से मतलब 1920 से 1947 तक का लेकर के चलते हैं। तो यहाँ आज की क्लास में कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप है। कांग्रेस के इतिहास का जब अपन अध्ययन करते हैं तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उदारवादी, जो 1885 से 1905 तक चलता है, जिसको नरमवादी लोग विचारधारा के लोग कहते हैं। और दूसरी ओर उग्रवादी, जिसको गरम दलवादी विचारधारा के लोग कहा जाता है, ये 1906 से 1919 तक का काल है। और गांधी युग है 1920 से 1947 का। गांधी युग में असहयोग आंदोलन, सैनिक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।